तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास बेटी है, रेखा बोली। बेटियां माता पिता का दुख दिल से महसूस करती हैं। नहीं यार मत पूछ, आजकल की बेटियों के हाल वे हमारे समय की बेटियां थी जो माता पिता विशेषकर माँ का दुख महसूस करती थीं। आजकल की बेटियां तो माता पिता का सिर दर्द बनकर बेटों से होड़ लेती प्रतीत होती हैं। तेरी बेटी नहीं है ना, इसलिए कह रही है ऐसा, एक बेटे की माँ निशा बोली। बेटी से अच्छी आजकल बहू होती है। बेटी तो हर बात पर मुंह तोड़ जवाब देती है, पर बहू दिल ही दिल में भले ही बड़बड़ाए पर सामने फिर भी लिहाज करती है, कहना सुन लेती है। आजकल की बहुओं से लिहाज की उम्मीद करना ही छोड़ो। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी पर हाव भाव व आंखों से बहुत कुछ जता देंगी। सिमला ने निशा का प्रतिवाद करते हुए कहा, जिन बेटियों का तू अभी अभी गुणगान कर रही थी, आखिर वही तो बहुएं बनती हैं, ऊपर से थोड़ी ही ना उतर आती हैं। ऐसा नाको चने चबवाती हैं कि आजकल की बहुएं बस अंदर ही अंदर दिल महसूस करके रह जाऊं। बेटी पर ज़्यादा हक नहीं जता सकते, वरना बहू उसे माँ का लाडला कहने से नहीं चुकेगी। रेखा दोनों की बातें मुस्कुराते हुए सुन रही थी। एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए बोली, अब मैं क्या जानूं कि बेटियां कैसी होती हैं और बहू कैसी। न मेरी बेटी है न बहू। पता नहीं मेरा नखरेबाज बेटा कब शादी के लिए हाँ बोलेगा, कब मैं लड़की खोजूंगी, कब शादी होगी और कब मेरी बहू होगी। अभी तो कोई सूरत नहीं नजर आती मेरे सास बनने की। जब तक नहीं आती तब तक मस्ती मार। सिमला और निशा हंसते हुए बोली, गोल्डन टाइम चल रहा है तेरा, सुना नहीं पुरानी कहावत है, पहन ले जब तक बेटी नहीं है, खा ले जब तक बहू नहीं आई। इसलिए हमारा खाना पहनना तो छूट गया, पर तेरा अभी समय है बेटा। डांस पर चांस मार ले, मस्ती कर, पति के साथ घूमने जा। बाद में नाती पोते खिलाने पड़ेंगे और बच्चों से कहना पड़ेगा जाओ घूम आओ, हम तो बहुत घूमे अपने ज़माने में। तो दिल तो ना दुखेगा ना। कहकर तीनों सहेलियां व पड़ोसिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और रेखा के घर से उनकी सभा बर्खास्त हो गई। सिमला, निशा व रेखा तीनों पड़ोसिनी व अभिन्न सहेलियां थीं। उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी तीनों की आपसी दोस्ती बहुत अच्छी थी। हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आती। होली पर गुजिया बनाने से लेकर दिवाली की खरीदारी तक तीनों साथ करती। तीनों एक दूसरे की राजदार भी थीं और लगभग 15 वर्षों से जब उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे पीछे तीनों के घर इस कॉलोनी में ही बने हुए थे। तीनों ही अच्छी शिक्षित महिलाएं थीं और इस समय अपने 50वें के दौर से गुजर रही थीं। जिसके पास जो था उससे असंतुष्ट और जो नहीं था उसके लिए मनभावन कल्पनाओं का पिटारा उनके दिमाग में अक्सर खुला रहता। लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहने की तीनों ही नहीं सोच पाती जो उन्हें नियति ने दिया है कि उसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए। निशा की एक बेटी थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। सिमला ने 1 साल पहले बेटे का विवाह किया था और रेखा का बेटा इंजीनियर व प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत एक नखरेबाज युवक था। वह माँ के मुंह से विवाह का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ता और ऐसा दिखाता जैसे विवाह करना व बच्चे पैदा करना सबसे प्राचीन विचारधारा है और उसके जीवन के सबसे आखिरी पायदान पर है। एक तरह से जब सब निबट जाएगा तो यह कार्य भी कर लेगा। निशा को अपनी युवा बेटी से ढेरों शिकायतें थी। घर के कामकाज को तो हाथ भी नहीं लगाती थी ये लड़की। कुछ बोलो तो काट खाने को दौड़ती। कल को शादी ब्याह होगा तो क्या सास बनाकर ऐसे खिलाएगी। निशा पति के सामने बड़बड़ा रही होती। अपनी किताबों पर नजरें गड़ाए बेटी माँ के ताने सुनकर बिफर जाती। फिक्र मत करो, मुझे खाना बनाकर कोई भी खिलाए, आपको तंग करने नहीं आऊँगी। बेटी तक आवाज़ पहुँच रही थी। बेवक्त झगड़े की आशंका से निशा हड़बड़ाकर चुप हो जाती, पर बेटी का पारा दिल दिल में आसमां छू जाता। वह जब टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट डालकर कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती तो निशा का दिल करता कि जीन्स के ऊपर भी उसके गले में दुपट्टा लपेट दे, पर मन महसूस कर रह जाती। घर में जब बेटी शॉर्ट्स पहनकर पापा के सामने मजे से सोफे पर अधलेटी हो टीवी के चैनल बदलने लगती तो निशा का दिमाग भन्ना जाता। आग लगा दे इस लड़की के कपड़े की अलमारी को। और उसके दोस्त लड़के जब घर आती तो वह एक एक का चेहरा बड़े ध्यान से पढ़ती। न जाने इनमें से कल कौन सा उसका दामाद बनने का दावा ठोक बैठे।
रोज रोज घर को सिर पर उठाकर माँ से झगड़ा करने वाली बेटी ने जब एक दिन प्यार से माँ की गले में बाहें डाली तो किसी अनहोनी की आशंका से निशा का हृदय कांप गया। जरूर कोई कठिन मांग पूरी करने का वक्त आ गया है। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स कल लंच पर आना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया है कि आप चाइनीज़ खाना कितना अच्छा बनाती हैं। बुला लूँ उन सबको? वह मासूमियत से बोली। बेटी की भोली भाली शक्ल देखकर निशा का सारा लाड दुलार झलक आया। हाँ हाँ, बुला ले अपनी सहेलियों को, बना दूंगी मैं। कितनी हैं? मुझे मिलाकर 8 दोस्त हो जाएंगी मम्मी। वे सारा दिन यही बिताने वाले हैं। बेटी कभी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। निशा जब इन युवा लड़कियों की तुलना अपने समय की लड़कियों से करती तो पसो पेश में पड़ जाती। उसका ज़माना भी तो कोई बहुत अधिक पुराना नहीं था, पर कितना बदल गया है। लड़कियों की ज़िंदगी का उद्देश्य ही बदल गया। कभी लगता उसका खुद का ज़माना ठीक था, कभी लगता इनका ज़माना अधिक सही है। पर फिर दिमाग धारा दूसरी तरफ मुड़ जाती और वह रेखा व शिमला के सामने अपनी बेटी को लेकर अपना रोना रोती रहती। उसके भविष्य को लेकर निराधार काल्पनिक आशंकाएं जताती रहती। उधर शिमला की बहू भी तो कोई पुरानी फिल्मों की नायिका न थी। आखिर निशा की बेटी जैसी ही एक लड़की शिमला की बहू बनकर घर आ गई थी। अभी 1 ही साल हुआ था विवाह हुए, इसलिए गृहस्थी के कार्य में वह बिल्कुल अनगढ़ थी। हाँ, बेटा बहू दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते। सुबह देर से उठते बेटा भाग दौड़ कर तैयार होता, माँ का बनाया नाश्ता करता और ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता। थोड़ी देर बाद बहू भी चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए तैयार होकर बाहर आती और शिमला उसे भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा देती। बहू के चेहरे पर दूर दूर तक कोई अपराध बोध न होता कि उसे थोड़ा जल्दी उठकर काम में सास का हाथ बटाना चाहिए था। इतना तो उसके दिमाग में भी न आता। शिमला सोचती, चलो सुबह ना सही, अब लंच और डिनर में बहू कुछ मदद जरूर कर देगी। पर नाश्ते के बाद बहू आराम से लैपटॉप सामने खींचती और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नेट पर अपने लिए नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाती। वह अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़कर आई थी, इसलिए यहाँ पर नौकरी ढूंढ रही थी। पायल छनकाती बहू का ख्वाब देखने वाली शिमला का वह सपना तो ढेर हो चुका था। बहू के वेस्टर्न कपड़े पचाने बहुत भारी पड़ते थे। शुरू में आस पड़ोस की चिंता रहती थी, पर किसी ने कुछ ना कहा। सभी अधैर्य तो इस दौर से गुजर रहे थे। वे इस नई पीढ़ी को अपनी पुरानी नज़रों से देख परख रहे थे। बेटा शाम को ऑफिस से आता तो शिमला सोचती कि बहू उनके लिए ना सही अपने पति के लिए ही चाय बना दे, पर बेटा जो कमरे में घुसता तो गायब हो जाता। कभी दोनों तैयार होकर बाहर आते, मम्मी हम बाहर जा रहे हैं, खाना खा कर आएंगे। उसके उत्तर का इंतज़ार किए बिना वे निकल जाते और शिमला इतनी देर से मेहनत कर बनाए खाने को घूरती रह जाती। पहले नहीं बता सकते थे? बेटे के विवाह के बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। आई तो एक ही बहू थी, पर उसके साथ एक नया रिश्ता आया था। रिश्तेदार आए थे जिनको सहेजने में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती थी। बेटे बहू के अनियमित व अचानक बने प्रोग्रामों की वजह से उसकी खुद की दिनचर्या अनियमित हो रही थी। अच्छी माँ व सास बनने के चक्कर में वह पिस रही थी। बच्चों की हमेशा बैसिर पैर की दिनचर्या देखकर उसने बच्चों को घर की एक चाबी पकड़ा दी कि वे जब भी कहीं जाएं तो चाबी साथ लेकर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से वे दोनों कहीं नहीं जा पाते। रसोई में मदद के लिए एक काम वाली का इंतज़ाम किया, तब जाकर थोड़ी समस्या सुलझी। अब बहू को नौकरी मिल गई थी, सो वह भी बेटे के साथ घर से निकल जाती और उससे थोड़ी देर पहले ही घर आती, बस सीधे अपने कमरे में घुसकर आराम करती। शिमला सोचती, मज़े हैं आजकल की लड़कियों के, शादी से पहले भी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हैं और बाद में भी। एक उसकी पीढ़ी थी, पहले माँ बाप का डर, बाद में सास ससुर और पति का डर, और अब बेटी बहू का डर। आखिर अपनी ज़िंदगी कब जी हमारी पीढ़ी ने? शिमला की सोच भी निशा की तरह नई पीढ़ी के बीच झुलती रहती। कभी अपनी पीढ़ी सही लगती, कभी आज की। उनकी खुद की पीढ़ी ने तो विवाह से पहले माता पिता की भी मौका पड़ने पर ज़रूरत पूरी की। संस्कारी बहू रही तो ससुराल में सास ससुर के अलावा बाकी परिवार की भी साथ संभाल की, और अब बेटे बहू के लिए भी कर रहे हैं। कल इनके बच्चे भी पालने पड़ेंगे। शिक्षित शिमला सोचती,
आखिर महिला सशक्तिकरण का युग इसी पीढ़ी के हिस्से आया है, पर उनकी पीढ़ी की महिलाएं कब इस सशक्तिकरण का हिस्सा बनेंगी जिन पर पति नाम के जीव ने भी पूरा शासन किया, रुपए भी गिन कर दिए, जबकि खुद ने अच्छा खासा कमा लाने लायक शिक्षा अर्जित की थी। कैसी महिला सशक्तिकरण, वह आश्चर्य से कहती और निशा व रेखा के आगे बड़बड़ाकर अपनी भड़ास निकालती। उसकी यह विचारधारा उन दोनों शिक्षित महिलाओं को भी प्रभावित करती, पर बाहरी तौर पर, क्योंकि वे सीधी तौर पर तीसरी पीढ़ी से अभी प्रभावित नहीं हो रही थी। पर रेखा उन दोनों के अनुभव सुनकर बहू के बारे में तरह तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो बैठी थी। पहले तो बेटा ही इतना नखरेबाज था, ऊपर से बहू न जाने कैसी हो। बहू की मनभावन काल्पनिक तस्वीर उसने अपने मस्तिष्क के कैनवास में पूरी तरह मिटा दी थी। सिमला ठीक कहती है, आजकल की ऐसी बिगड़ेल बेटियां ही तो बहुएं बनकर आ रही हैं। आखिर ऊपर से थोड़ी ही ना उतरेंगी। उसका वर्षों का मासूम सा सपना भी दिल ही दिल में दम तोड़ चुका था। जब वह सोचा करती थी कि काश उसकी भी बेटी होती। बेटी तो नहीं हुई, पर बड़े होते बेटे को देखकर वह नन्हा सा ख्वाब पालने लगी थी कि उसकी प्यारी सी बहू आएगी और उसका वर्षों का बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। पर सिमला की बातों से उसने यह उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब वह मन ही मन हर आने वाले संकट के लिए तैयार थी। वह उम्र में उन दोनों से थोड़ी छोटी थी। पति की अच्छी आय के चलते उसका घर भी उन दोनों से बड़ा था। उसने सोच लिया था कि बहू के साथ ज़्यादा मुश्किल हुई तो बेटे बहू को ऊपर के पोर्शन में शिफ्ट कर देगी। सिमला सही कहती है, हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के माने कब आकार लेगा। बेटे ने 31वें साल में कदम रख दिया था। अब वह भी चाह रही थी बेटे का विवाह कर अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए। रेखा के पति विजय भी सोचती थी कि उनके रिटायरमेंट से पहले बेटे का विवाह निबट जाए तो अच्छा है। पर जैसे ही बेटे से विवाह की बात छेड़ते, बेटा बहाना बनाकर उठ खड़ा होता। जब भी किसी रिश्ते के बारे में बात चलती, बेटा हवा में उड़ा देता। जब भी किसी लड़की की तस्वीर दिखाई जाती तो परे खिसका देता। यह देखते देखते एक दिन वह उखड़ ही गई। ऐसा कब तक चलेगा नितिन? कब तक शादी नहीं करेगा तू? अभी जल्दी क्या है मम्मी? आप तो बस शादी के पीछे ही पड़ जाते हो। वह उठते हुए बोला, मैं तुझे आज उठने नहीं दूंगी। 30 साल का हो गया, अभी शादी की उम्र नहीं हुई तो कब होगी? मम्मी, यह आपकी ढूंढी लड़कियां आखिर मुझे क्या पता कि ये कैसी हैं। 1-2 मुलाकातों में किसी के बारे में कुछ पता थोड़ी ही ना चलता है। तो फिर कैसे देखेगा तू लड़की? मैं जब तक लड़की को 2-4 साल देख परख ना लूँ, हाँ नहीं बोल सकता। क्या मतलब? रेखा आश्चर्यचकित हो बोली। मतलब साफ है, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा। तो क्या तूने कोई लड़की पसंद की हुई है? नितिन बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। रेखा उसके पीछे पीछे दौड़ी। बोल नितिन, तूने कोई लड़की पसंद की हुई है? हाँ, तो फिर बताता क्यों नहीं? इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, बता इसलिए नहीं रहा था कि मेरी पसंद को आप लोग पसंद कर पाओगे या नहीं। तेरी पसंद अच्छी होगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे, पर तू विस्तार से बताएगा उसके बारे में। क्या सुनना है आपको? लड़की सुंदर है, शिक्षित है, मेरी तरह इंजीनियर है, ठीक ठाक सा परिवार है। पर क्या? अगर आपके शब्दों में कहूँ तो वह दूसरी जाति की है। उसी जाति की जिन जातियों के आरक्षण का मुद्दा हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। और पापा का ब्राह्मणवाद, वह तो घर के नौकरों चाकरों तक पर हावी रहता है। वे तो चाहते हैं कि घर में नौकर भी हो तो ब्राह्मण हो। ऐसी स्थिति में और मैं किसी दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरी शादी की बात भूल ही जाओ। रेखा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी स्थिति देखकर नितिन परिहास सा करता हुआ बोला, इसीलिए कहता हूँ मुझे ही बेटा व बहू दोनों समझ लो और मस्त रहो। कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रेखा जड़ खड़ी रह गई। सिमला और निशा के बच्चों ने तो उनका सुख चैन ही छीना था, पर उसके बेटे ने तो उसे जीते जी मार ही दिया। घर से सभी साधारण और जाति से भी छोटी, जिस लड़की के आने से पहले ही दिल में फांस चुभ गई हो, दिलों में दीवार खड़ी होने की पूरी संभावना पैदा हो गई। उसके घर आने पर क्या होगा सोचा जा सकता है। बेटा तो फिर से अपनी दिनचर्या में मस्त और व्यस्त हो गया,
पर उसे ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा गया। उसे पता था बेटे के हाथ पीले करने हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। वह पति से बात करने की कूटनीति तैयार करने लगी। बहुत मुश्किल था विजय के ब्राह्मणवाद से लड़ना। कई बार तो उसकी खुद भी बहस हो जाती थी इस बात पर विजय से, पर उसे नहीं पता था कि नितिन उसे इस नैतिक दुविधा में डाल देगा। खैर, डरते घबराते जब उसने विजय को बताया तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। युद्ध का आगाज हो जाने के कारण वह बिना किसी जतन के बेटे के पाले में फेंक दी गई और विजय अपने पाले में अकेले रह गए। नीत तोप गोले दागे जाते। दोनों पक्ष व्यंग्यबाणों से एक दूसरे को घायल करने में कोताही न बरतते। कई तरह के तर्क वितर्क होते पर महिला सशक्तिकरण का भूत कुछ कुछ रेखा के दिमाग को वशीभूत कर चुका था। इसीलिए वह डटी रही। आखिर विजय को अपने तीर तरकस जमीन पर रखने ही पड़े। असहाय शत्रु की तरह वे शरण में आ गए इस शर्त पर कि विवाह के बाद बेटे बहू ऊपर के पोर्शन में रहेंगे। इस बात को नितिन व रेखा दोनों मान गए और दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद विवाह विधि विधान से संपन्न हो गया। नितिन ने अपने कपड़ों की अटैची उठाई और दान में मिले पलंग व 4 बर्तनों के साथ एक गैस का चूल्हा खरीदा और ऊपर के पोर्शन में अपनी गृहस्थी बसा ली। रेखा तो बहू को लेकर पहले ही कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थी, ऊपर से दूसरे जाति की लड़की। हालांकि वह बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं मानती थी, पर फिर भी इस स्तर की जाति तक जाना, रूढ़िवादिता से ग्रसित उसका मन भी बहुत खुलकर बहू को अपना नहीं पा रहा था। इसलिए उसने भी पति विजय को मनाने की कोशिश नहीं की। बहू बेटे विवाह के अगले 10 दिन के हनीमून ट्रिप पर निकल गए। उसने भी विवाह के बाद के कार्य, रिश्तेदारों में मिठाई कपड़े वगैरह का लेन देन निपटाया। अपने निकट रिश्तेदारों का इस विवाह में मूड जो उखड़ा था उखड़ा ही रहा। वे कर भी क्या सकते थे। बेटे की मर्जी थी कहकर उन्होंने हाथ झाड़ दिए थे। बच्चों के पास वापस आने का दिन पास आ रहा था। इसी बीच विजय ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए चले गए। उसके अगले दिन बेटे बहू हनीमून से वापस आ गए। सुबह रेखा की देर से नींद खुली। उठकर वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। मुंह धोकर वह तौलिए से पूछती हुई बाहर आ रही थी कि सुबह सुबह कोयल सी कुहक कानों में मधुर गीत घोल गए। माँ, चाय लाई हूँ आपके लिए। मुखड़े पर मीठी मुस्कान की चाशनी घोली नेहा ट्रे लिए खड़ी थी। सुबह सुबह की धूप से उज्जवल मुखड़े पर चांदनी छिटकी हुई थी। पर तुम क्यों लाई चाय? मैं खुद ही बना लेती। रेखा को एकाएक समझ नहीं आया। क्या बोले वह? नितिन ने कहा कि पापा नहीं है तो आप पी लेंगी। नहीं पीना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस ले जाती हूँ। मुखड़े की चांदनी जैसे मलिन हो गई। रेखा का हृदय द्रवित हो गया। नहीं नहीं, रख दो, मैं पी लूँगी। खुश हो नेहा ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। मुखड़ा फिर से लक दक करने लगा। रेखा का दिल किया बहू को खींचकर छाती से लगा ले, पर नहीं। उंगली पकड़कर उसकी गृहस्थी में उसका अनाधिकार प्रवेश विजय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह 2 मिनट खड़ी रही, फिर चली गई। रेखा सुबह उठती और चाय की ट्रे लेकर नेहा उसके पास खड़ी हो जाती। ना निशा की बेटी सुबह उठती है, ना शिमला की बहू। नेहा भी इंजीनियर है, पर यह कैसे? अगले दिन रविवार था। लंच के समय नेहा कढ़ी का कटोरा लिए हाजिर हो गई। माँ, मैंने कढ़ी बनाई है आज, खाकर देखिए कैसी बनी है। कढ़ी खाते हुए रेखा सोच रही थी, कितनी स्वादिष्ट कढ़ी। इंजीनियरिंग करते करते यह लड़की कब गृहस्थी के काम सीख गई। रात को भी नेहा कोफ्ते रख गई। उसकी सुघड़ता देखकर रेखा के दिल में सुई सुनाई आजकल की बेटी बहुओं की छवि गायब हो रही थी। लड़की जैसी भी होती हैं, पर उसे ज़्यादा भाव नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि विजय का ब्राह्मणवाद उसके समूचे प्यार व सपनों पर हावी हो रहा था। दूसरे दिन काम वाली ने छुट्टी ले ली, यह कहकर कि उसे अपने भाई के घर जाना है, शाम तक आ जाएगी। ऊपर भी वही काम करती थी। सुबह नेहा चाय रख गई। अभी रेखा चाय पी ही रही थी कि उसे किचन में बर्तनों की खट्टर पटर की आवाज़ सुनाई दी। वह किचन में गई तो देखा नेहा जल्दी जल्दी चाय के बर्तन धो रही है। ये क्या कर रही हो नेहा? माँ, आज काम वाली दीदी ने छुट्टी की है ना, इसलिए बर्तन धो रही हूँ। ऊपर के तो मैंने उठते ही धो लिए थे। रेखा आश्चर्य व ममता से नेहा को निहारने लगी।
तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? नहीं, अभी तो टाइम है, बस तैयार हो जाऊंगी जल्दी से। बर्तन रख कर सिंक धोकर वह उसकी तरफ पलटती हुई बोली। निशा और शिमला को तो कितनी शिकायतें हैं अपनी बेटी और बहू से, पर नेहा कितनी अलग है। उसकी खुद की बेटी होती तो क्या ऐसी ही होती या उनकी जैसी होती? दिल फिर किया बहू को छाती से लगा ले, मन भर कर दुलार कर ले, पर विजय की बड़ी बड़ी गुस्सैल आंखें याद आ गई। नहीं नहीं, शादी करा दी किसी तरह, बस दोनों खुश रहें आपस में, अब नहीं उलझना उसे। हाथ पोंछ कर नेहा चली गई। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। आज रात की ट्रेन से विजय आने वाले थे। सुबह चाय पीकर रेखा गेट का ताला खोलने के लिए बाहर जा रही थी कि बरामदे की सीढ़ी से पैर लड़खड़ा गया। एक चीख मार कर वह वहीं बैठ गई। उसकी जोर की चीख सुनकर नितिन और नेहा भागते दौड़ते नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गए। वह अपना पैर पकड़कर कराह रही थी। क्या हुआ माँ? नेहा बोली। अचानक से पैर लड़खड़ा गया सीढ़ी पर। दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओ, कहीं फ्रैक्चर तो ना हो गया हो, कहकर नितिन रेखा को उठाकर अंदर ले गया। नेहा उसके पैरों के पास बैठकर हल्के हाथों से मलहम लगाती हुई बोली, अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसके पैर में कसकर क्रैम्प बैंडेज बांध दी। दोनों उसे अस्पताल ले गए। एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं था, मौच आई थी। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। सब कुछ कराकर उसे घर छोड़कर नितिन ऑफिस चला गया, लेकिन नेहा थोड़ी देर बाद उसके पास जाकर बैठ गई। तू ऑफिस नहीं गई? वह आश्चर्य से बोली। नहीं माँ, ऐसी हालत में आपको छोड़कर ऑफिस कैसे चली जाऊँ मैं? फिलहाल कुछ दिन की छुट्टी ले ली है, पापा भी आ जाएंगे आज, ऐसे में खाना कैसे बनाएंगी आप? कुछ ना बोला गया रेखा से। मन भर आया और आंखें भी। विजय के डर पर दिल के उद्गार भारी पड़ गए। मेरी बेटी होती तो ऐसी ही होती, उसने सोचा। नहीं नहीं, ऐसी ही क्यों होती, बल्कि यही मेरी बेटी है। उसने नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नेहा ने आश्चर्य से उसकी आंखों में देखा, पर रेखा की आंखों में वात्सल्य का अनंत महासागर हिलौरे ले रहा था। वह उलझ कर रेखा की बाहों में समा गई। रेखा का वर्षों का सपना पूरा हो गया था। नेहा ने उसके घर व उसके दिल में तो प्रवेश पा लिया था, पर विजय के दिल में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर था। रात की ट्रेन से विजय आए। रेखा के पैर में पट्टी बंधी देखकर परेशान हो गए, पर रेखा के चेहरे पर दर्द व परेशानी का नामो निशान न था। वह आराम से पलंग पर पीछे तकिया लगा पेट टिकाए बैठी मुस्कुरा रही थी। न यह शिकायत की, एक हफ्ता तुम्हारे बिना मन नहीं लगा वगैरह वगैरह। कुछ तो गड़बड़ है। विजय अपनी उधेड़ बूंद में कपड़े बदलकर नहाने चले गए। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे। दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, रेखा मुस्कुराते हुए बोली। कुछ खाना तो बना नहीं होगा, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। तभी दरवाजे पर आहट हुई। देखा तो नेहा 2 प्लेट में खाना लिए खड़ी थी। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, एक प्लेट सास को पकड़ा दी। बिना झिझके विजय से बिना डरे रेखा ने प्लेट पकड़ ली। विजय आश्चर्य से नेहा को देख रहे थे। नेहा ने झिझकते हुए दूसरी प्लेट साइड टेबल पर रखी और वापस चली गई। रेखा इत्मीनान से खाना खाने लगी। तुम कब से खाना खाने लगी इसके हाथ का? विजय के स्वर में क्रोध भरा था। तरीके से बात करो विजय, वह तुम्हारे बेटे की पत्नी है और इस घर की बहू। अब जो जाति हमारी वही उसकी। रेखा तनिक रौश में बोली। रेखा के रौश को भाप कर विजय थोड़ा आराम से बोली। ठीक है, पर मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। तुमसे पहले ही बात हो गई थी। यह शादी मैंने सिर्फ नितिन की जिद के कारण की थी, वरना इतनी छोटी जाति में, तुम जानती हो मुझे तो चोट लगी थी, खाना नहीं बना सकती थी। और वैसे भी मैं तो कभी ब्राह्मणवाद के पीछे पागल भी नहीं रही हूँ। पर तुम खाना बाहर से ऑर्डर कर लो अपने लिए, लेकिन ध्यान रखना जिस जगह ऑर्डर करो वहाँ किचन में खाना किसने बनाया है उसके ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र अवश्य ले लेना, रेखा बोली। विजय ठगे से रेखा को देखने लगे। हाँ हाँ, ऐसा क्या देख रहे हो? ब्याह शादी में जाते हो, खाना बनाने वालों का, स्नैक्स सर्व करने वालों, वेटरों की जाति भी पूछी है तुमने कभी? सड़क मार्गों से लंबी लंबी यात्राएं करते हो ऑफिशियली दौरों के लिए, रास्ते भर रुकते रुकाते खाते पीते जाते हो। क्या वहाँ पर भी सबकी जाति पूछकर खाते पीते हो? उन सब की जाति पूछ लो। अगर वे सब ऊंची जाति के हों तो मैं
अपनी ऐसी सुघड़ सल्लज और प्यारी बहू के हाथ का खाना बंद कर दूंगी, वादा है तुमसे। पर तब तक तुम मुझे टोकना मत, कहकर रेखा खाना खाने लगी। विजय थोड़ी देर खड़े रह गए। रेखा के तर्कों में दम था। अधिकतर रेखा उनकी बात हंसी खुशी मान जाती थी, पर जब वह किसी बात पर अड़ती थी तो उसे डिगाना मुश्किल होता था। वे खड़े सोचते रहे, बात तो सच है, इतनी जगह खाना खाते हैं क्या जाति पूछकर? नेहा तो उनकी बहू है। बेटे ने, रेखा ने उसे सहज अपना लिया। उनकी वंशवेल उसी से आगे बढ़ेगी और झूठे दम व झूठी जिद के कारण वे उसे अपना नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खाने की प्लेट उठाई और रेखा की बगल में बैठ गए। पल भर के लिए दोनों की नज़रें टकराई। विजय ने रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में डुबाया और मुंह में डाल लिया। अंदर की मुस्कुराहट व दिल की पुलक अंदर ही दबाए रेखा चुपचाप खाना खाती रही। दोनों ने खाना ख़त्म किया ही था कि नेहा फिर आ गई। माँ कुछ चाहिए तो नहीं? पर पापा को खाते देखकर वह अचंभित सी हो गई। बिना छेड़े चुपचाप वापस पलट गई। रुको नेहा। विजय अपनी जगह पर खड़े हो गए। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने बेटा। इंजीनियरिंग करते करते कैसे सीख लिया इतना सब कुछ? हतप्रभ हो नेहा अचल खड़ी हो गई। उससे यह सब समझ नहीं पा रहा था और बोली, आपको अच्छा लगा पापा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, इसलिए इनाम तो बनता है। विजय ने अलमारी से कुछ रुपए निकालकर नेहा के हाथ में रखे। माँ पापा की तरफ से अपने लिए कुछ ले लेना। जी पापा। वह भरी आंखों से पैरों में झुक गई। विजय ने झुकी हुई नेहा को उठाकर छाती से लगा लिया। माफ़ी चाहता हूँ तुमसे बेटा, कभी कभी बड़ों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। नहीं पापा, कुछ मत बोलिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जाति को लेकर बिना कोई तर्क वितर्क किए नेहा ने विजय के ब्राह्मणवाद के किले को फतेह कर दिया था। दोनों पिता और बहिरूपी पुत्रियाँ सजल नेत्रों से गले लिपटे हुए थे। तभी नितिन नेहा को ढूंढता हुआ नीचे उतर आया। कमरे में आया तो पिता पुत्री को गले लग देखा। प्रश्नवाचक दृष्टि माँ पर डाली, पर वहाँ भी सजल मुस्कुराहट में सारे उत्तर थे। गर्दन हिलाता हुआ वह भी मुस्कुरा दिया और उल्टे पैरों वापस लौट गया, शायद ऊपर से अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।